नमस्कार, मैं हूं मनोहर सोनी। एक बार फिर आप सबके सामने हमारा अपना जबलपुर में एक और छोटा सा इंटरव्यू लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज हम बातचीत करने वाले एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट से, जिनका जन्म तो जबलपुर में हुआ था, लेकिन पिछले 16 सालों से वो बॉम्बे में थिएटर की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। बहुत अच्छा नाम है इनका, बहुत लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ युक्तार्थ श्रीवास्तव जी की, जो अभी छुट्टियों में दीपावली के मौके पर अपने घर आए हैं। प्रत्युल श्रीवास्तव जी आप जानते हैं, शहर के जाने माने पत्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक, गीतकार, और जिन्होंने बुंदेली में बहुत कुछ किया। और इनके दादाजी, उन्होंने तो बुंदेली के लिए बहुत सारा कुछ किया है, जिसके विषय में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, डॉक्टर पूरनचंद जी की। और उन्हीं के पोते मतलब युक्तार्थ श्रीवास्तव, चूँकि साहित्य और कला से जुड़ा हुआ ये परिवार है, तो ऑब्वियसली साहित्य और कला में कुछ ना कुछ विशेष होगा। तो इन्होंने साहित्य से अलग, हालांकि साहित्य के साथ ही है, लेकिन साहित्य से अलग कुछ स्पेशल सा किया है, और ये है थिएटर। चूँकि पेशे से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने बैंकिंग की, एक अच्छे बैंकर हैं, और उसके बाद भी अपना समय निकालते हैं, थिएटर को देते हैं, एक्टिंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेस इन्होंने ऑल ओवर इंडिया किए हैं, जो इनकी क्लिपिंग मैं जब आपसे लास्ट में शेयर करूँगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो एक बार मैं परिचय कराना चाहता हूँ युक्तार्थ श्रीवास्तव। नमस्कार। हमारा अपना जबलपुर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा युक्तार्थ श्रीवास्तव का नमस्कार। युक्तार्थ जी, वैसे तो पैशन की ही एक ब्रांच है हमारा अपने जबलपुर, जो मैंने स्टार्ट किया है फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़। जो भी यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसे अपने इस नए चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। और चूँकि जब मुझे पता चला कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट और आपने इस फील्ड में बहुत कुछ किया है, तो मेरा मन रह नहीं पाया कि आपसे बातचीत किए बिना। तो मैंने भी जानना चाहा, चूँकि थिएटर मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं गीत संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे थिएटर की बातों में बहुत इंटरेस्ट जरूर है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कैसे शुरुआत हुई आपकी थिएटर की, और कैसे आप यहाँ से बॉम्बे पहुँचे, और मतलब बेसिकली थिएटर कहाँ से स्टार्ट किया? तो थिएटर में रुचि तो शायद हमेशा से थी, लेकिन ये होता है कि आपको एक बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म मिले और आप पर ये जाहिर हो कि हाँ, ये मेरी रुचि है और यही वो काम है जो मुझे आनंद देता है। इस बात का पता चलने में कुछ वक्त लगता है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो इन अ ब्रॉडर सेंस सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो साहित्य, कला, संस्कृति, बिल्कुल ये एक मोटा इसका चैनल है। तो जब मैं जबलपुर से मेरी पढ़ाई हुई, 12वीं कक्षा तक मैंने यहाँ जबलपुर में खालसा स्कूल से पढ़ाई की, और उसके बाद हितकांडी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की। और इस दौरान भी जितने तरह के साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते थे, उनसे मैं जुड़ा रहता था किसी न किसी तरीके से, और ज़्यादातर मंच संचालन में करता था। मतलब एक आप कुशल एंकर भी हैं। हाँ, ये अलग क्वालिटी है। कोशिश करता था, और ऐसा मुझे लगता था कि लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो ये ज़रूर मैं करता था। इसके बाद जब मैं नौकरी के सिलसिले में मुंबई पहुंचा, तब वहाँ पे थिएटर का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माहौल था, और जबलपुर के ही एक आर्टिस्ट थे जो वो मुझे बाई चांस वहाँ टकरा गए, और उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि अच्छा तुम ऐसा है तो यहाँ चले जाओ और देखो। तो मैं वहाँ एक फ्री वर्कशॉप हो रहा था, उधर पहुँच गया। 15 दिन का एक फ्री वर्कशॉप था, और वहाँ जाके फिर मैंने 2 नाटक किए। और जब वो 2 नाटक किए, तब रुचि जो है वो और प्रगाढ़ होती गई दिन ब दिन, और उसका अंजाम ये हुआ कि अब मुझे 16 साल हो गए हैं, और मैं मुसलसल थिएटर करता जा रहा हूँ, बिना किसी गैप के, बिना किसी नागे के। नौकरी और घर और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच कैसे भी करके समय निकाल के, क्योंकि थिएटर जो है ये बहुत कमिटमेंट का भी काम है। बिल्कुल सही। तो जैसे कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो ऐसा होता है कि हम कमिट कर देते हैं, उसके बाद उलझने पेश आना शुरू होती हैं, फिर दूसरे तरह के प्रायोरिटीज़ बनने लगती हैं। लेकिन उन सब के बीच में थिएटर को मैंने मेड इट अ पॉइंट कि इसके लिए हमेशा वक्त रहे। जैसे बम्बई है, जो फिल्मी दुनिया जिसे कहते हैं, और बहुत सारे लोग ललायित होते हैं हमेशा बॉम्बे जाने के लिए, स्पेशली हीरो बनने के लिए। आप अपने जॉब के सिलसिले में गए, आपने थिएटर स्टार्ट किया,
थिएटर में जब आपको 16 साल हो गए, आपने एक्ट किया, कभी ये मन नहीं हुआ कि कुछ पिक्चरों में ट्राई करें? नहीं, ये एक लोगों को जो बहुत इसको बारीकी से नहीं समझते उनको ये लगता है, और वो ऐसा समझते हैं कि एक ऑब्वियस प्रोग्रेशन है थिएटर से फिल्म। लेकिन जब आप इसको उसमें उतर के जब आप करने जाएं तो ये समझ में आता है कि ये सब अपने आप में बहुत बड़े सागर हैं। और सरलता के लिए अगर एक उदाहरण से इसको समझें कि जैसे आजकल क्रिकेट के इतने फॉर्मेट्स हो गए हैं, T20 है और वनडे है और टेस्ट मैच है, और ये सब तीनों ही अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और अपने आप में ये पूरे पूरे खेल हैं। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलना पसंद करते हैं। हालांकि इसके पीछे कारण ये भी था कि बहुत ज़्यादा अभी तक जिस तरह का काम मेरा था, जो अपनी सर्विस को लेके और बाकी चीज़ों को, तो मैं दूसरे तरह के कमिटमेंट्स नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब कुछ तब्दीलियों के साथ ऐसा है कि बहुत अच्छा अगर कोई मौका मिला तो ज़रूर मैं उसको भी ट्राई करूँगा। इस बीच में ये भी है कि मैंने एक फ़िल्म ज़रूर की है। तो एक फ़िल्म मेरी 2012 में रिलीज़ हुई और उस फिल्म का नाम था जुगतिया। अच्छा, ये कोई ओरिजिनल थी या फिर हिंदी फिल्म? हिंदी फिल्म थी, हिंदी फीचर फिल्म, और ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई। उसको पसंद किया लोगों ने। कुछ टीवी सीरियल्स भी मैंने किए। एक जी पे एक शो आता था, एक मुट्ठी आसमान, उसके कुछ एपिसोड्स किए। लेकिन वो ऐसा ही था कि वो सीरियल फिर अपने आप में एक कमिटमेंट हो जाता है, और आजकल जैसे डेली सोप्स होते हैं तो वो किसी जॉब की तरह ही आपको करना पड़ता है। और इस सब के बीच में थिएटर का जो स्वाद जब मैंने चखा, तो ये क्या है, तीनों फॉर्मेट्स में आप देखें तो जो थिएटर है, दिस गिव्स यू अ इंस्टेंट हाई। एक कलाकार के रूप में आपने जैसे ही अपनी प्रस्तुति आपने पेश की, इमीडिएट आपको रिएक्शन मिलता है। आपको बिल्कुल आपकी मेहनताना, जिसको कहते हैं ना, दर्शकों के द्वारा जो तालियों के स्वरूप में मिलता है, वो इमीडिएट मिलता है। और वो एक कलाकार के लिए तालियों से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री की चीज़ कुछ और हो भी नहीं सकती। जो तारीफ मिलती है, एक्चुअल जो आपने जो कुछ भी किया उसका इंस्टेंट रिएक्शन रहता है। और ये भी इतना बड़ा सागर है, आप इसमें डूबते जाइए और इतने तरह के किरदार हैं करने के लिए, इतनी तरह की कहानियाँ हैं, इतने रोचक पृष्ठभूमि पे काम किया जा चुका है कि सिर्फ उसको करते रहने में ही ऐसा लगता है कि एक जीवन कम है। जैसे मैंने महसूस किया है, जो मैं देखता हूँ टीवी चैनल्स में या फिल्मों के माध्यम से हम लोग को जो नज़र आता है कि फिल्मों का ग्लैमर एक ठीक है, एक अलग बात है, वहाँ पैसा भी है, ग्लैमर भी है, पर उतना स्ट्रगल भी है। लेकिन मैंने ऐसा कई बड़े कलाकारों को देखा कि वो जो बड़े सफल हैं बड़े पर्दे पे, उसके बाद भी उनकी बातचीत में कई बार मैंने ये सुना है कि उनको थिएटर में जो आत्मीय शांति मिलती है वो उन्हें फिल्मी पर्दे पे नहीं मिलती। बिकॉज यही है कि जो फिल्मी पर्दा है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज बहुत हाई लेवल पे वहाँ फाइनेंस इन्वॉल्व है। तो जैसे ही एक कमर्शियल एंगल आया चीज़ों में, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। बहुत ऐसे इंटरव्यूज़ हम देखते हैं कि बहुत सीरियस कोई फिल्म है, कंटेंट उसका ऐसा है कि मर्डर मिस्ट्री है या कुछ भी है, और फाइनेंसर की डिमांड आती है कि साहब इसमें एक आइटम सॉन्ग डाल दीजिए। तो जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग है, स्टोरी और चीज़ें, फिर थिएटर आपको वो उसकी स्वच्छंदता देता है। और इसको एक्सपेरिमेंटल थिएटर जब आप करते हैं तो हर तरह से आप नए नए किरदारों के साथ जो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है वो आप करने के लिए फ्री हैं। तो ये मिलावट से रहित है और एकदम शुद्धतम रूप है उसका, तो बहुत सेटिस्फाइंग है और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि थिएटर करके आप इतने सेटिस्फाइड हैं और आप अपने दूसरे काम भी करते हैं। जैसे आपने बताया आप बैंक में थे, अभी आपने कुछ अपना स्टार्ट किया है, अलग कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड कोई डिविजन्स। तो जबलपुर और बॉम्बे, ये जो दौर आपने पढ़ाई का किया और इसके बाद जबलपुर से बॉम्बे गए, तो इसका स्ट्रगल के बारे में कोई आपको विशेष कोई ऐसा तथ्य याद आता हो जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो? कुछ ऐसी बातें हम लोग चर्चा में लेके आए। नहीं, इसमें फिर ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कहावत है कि यू नीड नॉट इन्वेंट योर ओन व्हील, कि हर इंसान को नए सिरे से अपना चक्के की खोज करने की फिर से ज़रूरत नहीं है अगर वो की जा चुकी है। तो मेरा सौभाग्य ऐसा रहा, जैसा शुरुआत में ही आपने कहा कि मेरे दादाजी डॉक्टर पूर्णचंद्र श्रीवास्तव, मेरे पिताजी श्री प्रतुल श्रीवास्तव, और
इतने सारे जो मेरे चाचा हैं यहाँ पे, इनका सबका अर्जित किया हुआ ज्ञान और उनकी ज्ञान की बातें, और कहते हैं कि यू नीड नॉट इन्वेंट योर ओन व्हील, तो हर बार चक्के की खोज करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से कुछ बातें ऑलरेडी हम जानते समझते थे। तो स्ट्रगल का जो फेज़ था, दो बातें हैं। एक मैं नाटक करता हूँ स्वामी विवेकानंद पे जी, ये हमारा 1.5 घंटे का नाटक है और मैं स्वामी विवेकानंद का किरदार उसमें करता हूँ। उसमें पूरी उनकी शिकागो स्पीच हमने कवर की है और बहुत अच्छे बहुत वेल रिसर्च वो नाटक है। तो उसमें विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि ज़िंदगी में अगर किसी रोज़ आपको कष्ट ना पहुँचे तो समझ लीजिए कि आपका वो दिन सार्थक नहीं हुआ। क्या बात है। तो ये चीज़ समझ जाने के बाद ये तो तय है कि स्ट्रगल है, आज है, कल है और कल भी रहेगा। लेकिन ये मैंने तय कर लिया था कि इतनी लिखाई पढ़ाई करने के बाद इस तरह का स्ट्रगल जो अमूमन कलाकार सफल हो जाने के बाद बताते और गिनाते हैं कि साहब हमारे पास तो जेब में पैसे नहीं थे और मैं स्टेशन पे सोया, मैंने मूंगफली खाई, पैदल चल के गया, चप्पल फट गए थे, वैसा कोई स्ट्रगल आपको जरूरत की नौबत ना आए, इस बात को मैंने तय कर लिया था। तो क्योंकि नौकरी मेरी साइड बाय साइड हमेशा चलती जा रही थी, स्ट्रगल इस तरह से होता था कि कोई बहुत कन्वीनियंट डेट हमने देख के ओके कर दिया। अब ये शो फॉर एग्जांपल हम किसी बड़े कॉर्पोरेट के लिए, किसी संस्था के लिए कर रहे हैं। अब अचानक जैसे जैसे वो डेट पास आती जाती है, आपको चुनौतियां अपने आप पैदा होती हैं काम से रिलेटेड, जो सर्विस में कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और मैंने मन सोच रखा था कि उस दिन तो मैं छुट्टी ले लूँगा और जाके वाला शो कर दूँगा। अब काम ऐसा आ गया कि यार लगा कि नहीं अभी तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो वो शाम 4 बजे का शो का टाइम है, तो मैं चला गया कि चलो हाफ डे ऑफिस से निकल जाऊँगा। वहाँ जाके भी फंस गए। 1 बजे की मीटिंग थी, वो पोस्टपोन होकर 3 बजे की हो गई। अब 3 भी बज गया और वो क्लाइंट अभी भी नहीं आया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और 4 बजे मेरा शो है, मैं बैठा हूँ अंधेरी में, शो है मेरा बांद्रा BKC में। अब मैं घड़ी देख रहा हूँ, फिर मैंने जो मेरा साथी था उससे बोला कि भाई अब मुझे निकलना पड़ेगा, मैं नहीं रुक सकता। और यहाँ से मैं निकला GPS लगा के, और वहाँ से मुझे कॉल आ रहे हैं। और वो शो ऑलरेडी बहुत सारे कार्यक्रमों के बीच में से ये एक हमारा स्टेज शो था। तो वहाँ से मेरे डायरेक्टर फ़ोन कर रहे हैं कहाँ पहुँचे हो। मैं बोल रहा हूँ कि सर मैंने GPS लगाया, अभी 40 मिनट बता रहे हैं आने के लिए। और नाटक है वहाँ, एक मुंशी प्रेमचंद का नाटक है हमारा, मोटे राम की डायरी। मुंशी प्रेमचंद ने एक काल्पनिक किरदार मोटे राम जो पंडित है, शास्त्री है, उसको लेके बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो अब वहाँ ठीक 4 बजे मैं पहुँचा हूँ और वहाँ उस कंपनी के जनरल मैनेजर से लेकर सब लोग, और हाउसफुल है, पैक है ऑडियंस। और मैं 4 बजे एंटर कर रहा हूँ और जब तक ऑडिटोरियम में चढ़ रहा हूँ तो लिफ्ट में मैं कपड़े बदल रहा हूँ और वो गेरुए वस्त्र पहन रहा हूँ, ये वो, जाके डायरेक्ट स्टेज पे। तो इस तरह का बहुत ये नॉर्मली हमारा जो काम है ऑफिस का, ये क्या नौकरी और ये दोनों शौक को बैलेंस करते हुए काम करना, ये बड़ी बात है। इसे भी हम लोग स्ट्रगल का एक पार्ट बोलेंगे कि आपको अपने शौक भी पूरा करना है, थिएटर भी करना है, और साथ में फाइनेंशियल व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए आपको नौकरी भी कंटिन्यू रखनी। बहुत ही मुश्किल काम है। एक और बात मुझे समझ में आती है, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है, आप ज़्यादातर नाटक, जैसे आपने जिक्र किया विवेकानंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का, और ऐसे साहित्यकारों का जैसे निराला जी का, तो इनका नाटक या इनके ऊपर जो भी आप एक्ट करते हैं, ये एक बड़ा क्लासिक वे होगा, मतलब अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का। तो आजकल का जो स्वरूप है फिल्मों का या फिर थिएटर का, क्या ऐसे थिएटर अभी जो लोग मॉडर्न और आधुनिकता में घिरे जा रहे हैं, क्या वो पसंद करते हैं इतना इस चीज़ को? पसंद करते हैं। अभी इसमें 2 बातें हो जाती हैं कि एक तो ऊपर बोल देना कि हम पसंद करते हैं, क्योंकि ये बड़ी तारीफ की बात है कि अच्छी चीज़ की बुराई नहीं की जा सकती। अब वो आपको आकर्षित करती है कि नहीं, ये सवाल हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी, और इसको बहुत होशो हवास में इस बात को मैंने तय किया कि काम करना है, लेकिन ऐसा ही करना है जिसमें अपने साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपने कला और हमारी जो पुरातन जो हमारी जड़ें हैं उनको लेके आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देखिए, फूहड़ साहित्य और फूहड़ नाटक
तो वैसे भी होते हैं, छोटा मोटा शायद कोई उसको पसंद करे भी, लेकिन यहाँ जब हमें इस बात की स्वतंत्रता है तो ऐसा ही काम किया है, तो इसीलिए हमने जो भी नाटक किए जी, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे लोग जैसे आजकल आधुनिकता में खोते जा रहे हैं, लोग को ग्लैमर पसंद है, लोगों को कुछ अजीब सा, जैसे आप हम फिल्मों में ही देखें, वो क्लास फिल्में, वो क्लासिक फिल्में, वो पारिवारिक फिल्में आजकल थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन आज भी जब वो बनती हैं तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनका भी क्लास है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद वो देखने और सुनने वाले नहीं, हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपनी मूलभूत चीज़ों को, जिसमें हमें एक्चुअल खुशी मिल सकती है, वो चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो आप लोग जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ, जो आमतौर पे बहुत सारे लोग साहित्य नहीं पढ़ते, उनको लोगों तक पहुँचाते होंगे, तो एक आत्मीय सुकून भी मिलता होगा, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल मिलता है। और दो चीज़ें हैं इसमें फिर से, ये इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जो लोग ध्यान दे के कर रहे हैं। जैसे आपने ही कहा कि हमारा अपना जबलपुर और पैशन के थ्रू आप जितने कार्यक्रम करते हैं, तो बात ये भी रहती है कि जो हमारा है वो लोगों को मालूम भी तो हो कि ये हमारा है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मेरी ही उम्र के जो मेरे साथी हैं वो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, यहीं के जबलपुर के जो मेरे साथ पले बड़े हुए, लेकिन अगर हमको मालूम ही नहीं है कि ये हमारा है, या बहुत सारी कांसे के बर्तन हमारे यहाँ रखे हैं लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि ये हमारा है। कांसा है, वो कांसा भी ये मेटल भी पहचानना मुश्किल काम है। कसेड़ी हमारे यहाँ है, सूपा है, कोपर है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है, तो हम तो वही देखेंगे जो परोसा जा रहा है। तो इसी तरह से ये जो हमारा प्रयास है, तो जैसे वो शेर है कि एक तलाते रंगोबू से चमन में बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो उसी तरह से जो फूहड़ साहित्य है, जो रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में परोसा जाने वाला चीज़ है, आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको तो थोड़ा ये खाना है, थोड़ा वो खाना है, तो खाने के लिए कम से कम ये अच्छा वाला भी हो तो सही। तो वो हमारा प्रयास है। तो इसलिए हम मुंशी प्रेमचंद का जो हमारा ग्रुप है आइडिया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज है। बहुत बढ़िया बात। मुंशी प्रेमचंद की 315 कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज। जो उनके नॉवेल्स हैं वो छोड़ दीजिए, गोदान वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज जो उन्होंने लिखी वो 315 है। 315 में से 313 कहानियों को हमने स्टेज किया है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ये एकमात्र ऐसा अनूठा ग्रुप है जिसने किसी कोई लेखक की सारी कहानियों का मेंशन किया है। जो उनकी कुछ 10, 5, 15 चर्चित कहानियां हैं वो ज़्यादातर थिएटर वाले करते भी हैं। बड़े भाई साहब है, बड़े घर की बेटी है, कफन है, पूस की रात है, नमक का दरोगा है, पंच परमेश्वर है, ये लोगों को मालूम है तो लोगों ने उन पे काम किया भी। लेकिन इसके अलावा जो और बची 350 कहानियाँ, ये कहानियाँ भी उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकाली, क्योंकि कुछ तो उनका कलेक्शन है जो मानसरोवर में पब्लिश्ड है जी। उसके अलावा जब वो मुंशी प्रेमचंद, उनका नाम बाद में पड़ा, पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे जी, और उर्दू में लिखते थे। उस समय उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी सोज़े वतन के अंतर्गत, जिसे अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया, और वो कहानियाँ जला दी गई जो पेपर में प्रकाशित हुई यहाँ वहाँ। तो ऐसी कहानियाँ ढूंढ ढूंढ के हमने उनका मेंशन किया। जब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये अंग्रेज़ों जो असहयोग आंदोलन जब चलाया, तो पहला टीचर जिसने नौकरी छोड़ी वो मुंशी प्रेमचंद थे। तो और उन्होंने उस ज़माने में लम्ही जैसे गांव में, जब इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहाँ बैठ के ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। उनकी एक कहानी है जो मैं खेलता हूँ, जिसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहानी में उन्होंने ज़ॉम्बीज़ का जिक्र किया है। ज़ॉम्बीज़ पे पहली अंग्रेज़ी फिल्म 1950s में बनी है। अब एक आदमी ने बनारस के पास लम्ही में बैठ के ज़ॉम्बी की कल्पना करके उस पर बेस्ड एक स्टोरी लिख दी। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं होगा, अगर ये समझ लिया गया होता तो इस पर पहली फिल्म शायद हम बनाते। बिल्कुल सही है। इसी तरह मंटो की कहानियाँ हम करते हैं, इसमें चुगताई की कहानियों पर नाटक हम करते हैं। हमारे अपने जबलपुर के व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी की कहानियों को बहुत अच्छे से अडेप्ट करके उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लाके उसको, जैसे अभी आप थिएटर कर रहे हैं, कभी शॉर्ट फिल्म्स करने का मन नहीं हुआ? शॉर्ट फिल्म्स भी कुछ 1-2 मैंने की। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स भी ये होता है कि बहुत डिमांडिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें कहने को वो शॉर्ट फिल्म होती है,
लेकिन अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट की फिल्म भी बनाएं या उसका हिस्सा बनना चाहें, तो वो उसकी डिमांड क्या है और वो कितने दिन का काम आपसे चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली छोटे से छोटी फिल्म भी कम से कम 3, 4, 5 दिन कलाकार से चाहती है। और जैसे ही वो बात शूट पे चली जाए, तो अभी थिएटर की अवधि होती है जो फिक्स है, ये 1 घंटे का नाटक है तो 1 घंटे में ही होगा, लेकिन 10 मिनट की पिक्चर बनाने के लिए हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए। बिल्कुल सही। और वो कमिटमेंट करने की पोजीशन में मैं अभी तक नहीं था। Okay. अब जरूर मौका मिलेगा तो उससे नहीं, जैसे इसमें इसके बाद तो ये स्कोप बहुत अच्छा कि ये जो आप छोटे छोटे मंचन कर रहे हैं, इनको एक शॉर्ट फिल्म्स बनाइए, वो पब्लिकली आए, तो मेरे ख्याल से लगता है कि कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। पहुंच सकती है। अभी ये है ना कि अब पहुंचाने के लिए तो वो ऑलरेडी किताबों में तो लिखी ही हुई है। आप पॉडकास्ट कर दीजिए तो पहुंच जाएगा, आप लिंक भेज दीजिए तो, लेकिन वो जागरूकता अंदर से भी आए लोगों में, वो है। और थिएटर में वो ज़्यादा रोचक तरीके से पहुंचती है, क्योंकि थिएटर में एक बात ये है कि आप जब एक बार किसी थिएटर में जाके बैठ गए, आप एक प्ले देखने के लिए, और जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा बेकार ना हो, तो कोई उठ के जाता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मोबाइल बंद कर दिया, लाइट ऑफ हो गई, अब जो आपको दिखाया जा रहा है अगर वो ठीक ठाक भी है तो आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप जो बड़े भाई साहब, आपका वो कितने देर का प्ले है जो आप अभी यहाँ जबलपुर में मंचन करने जा रहे हैं? ये 40 मिनट का एक शॉर्ट स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की, और बड़ी हंसाती गुदगुदाती सी कहानी है। 2 भाइयों की कहानी है। छोटा भाई अपनी कहानी कह रहा है, और जो बड़ा भाई है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हुए भी वो फेल हो जाता है, और ये छोटा भाई ऐसे ही थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता है लेकिन पास होता जाता है। तो बड़ी अच्छी कहानी है, और ये लोगों को ज़रूर अपने बचपन में ले जाती है। इस कहानी का चयन करने के पीछे कारण इस बार ज़रूर ये रहा कि जब मैं जबलपुर आ गया, तब आने के बाद ये बात निकली कि यार आप यहाँ पे हो तो ये कुछ कर लिया जाए। थिएटर ऐसी चीज़ है कि ये पूरा सेटअप है, तो हमने इतनी कहानी, इतने नाटक किए हैं, मैं देश भर में करता हूँ। हमने IIT कानपुर में, IIT गुवाहाटी में अपने शोज़ किए हैं, लेकिन वो पूरा सेटअप चाहिए उसके लिए। तो मेरे साथ मेरा म्यूज़िक वाला चाहिए, लाइट वाला चाहिए, मेकअप वाला चाहिए, बैक स्टेज सपोर्ट चाहिए, बाकी को एक्टर्स चाहिए। तो ये एक ऐसी कहानी है जो मोनोलॉग फॉर्मेट में मैं करता हूँ, तो इसमें और ज़्यादा बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से ये फिट हो गई यहाँ पे। नहीं, बढ़िया है। तो चूँकि परिवार आपका साहित्य से जुड़ा हुआ, तो मुझे नहीं लगता आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई स्ट्रगल करना पड़ा होगा थिएटर में जाने के लिए। नहीं, उस तरह से नहीं, उल्टा बहुत सपोर्ट मुझे हासिल हुआ, या शायद जो इतना ज़्यादा साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ना हो जिन लोगों की, उनको शायद ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक स्टेप जो नॉर्मली लोगों की लाइफ में मैं सुनता हूँ जब लोगों की कहानियाँ, कि पहला मुझे घर वालों को कन्विंस जो करना पड़ा, तो वो बिल्कुल नहीं था, उल्टा बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पापा इतने सपोर्टिंग हैं और वो इतना इनकरेज करते हैं, और साहित्य में उनकी रुचि अत्यधिक है, और आपको भी बहुत सपोर्ट किया। पत्नी और आपकी छोटी बेटी है, वाइफ आपकी कैसे सपोर्ट करती हैं आपके इस पूरे काम में? अभी देखिए, वाइफ का तो ऐसा है कि जितना कर दिया जाए उसको बहुत समझना चाहिए, लेकिन ये है कि अभी नॉर्मली देखा जाए तो जो मैं एक सर्विस करता हूँ वो अपने आप में एक करियर है, और बहुत सारे जो मेरे साथी हैं वो अपने अपने जबलपुर के घरों को छोड़ के दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद और अमेरिका जैसे देशों और शहरों में जाके सिर्फ वही एक काम कर रहे हैं। तो सुबह घर से निकलते हैं, शाम दफ्तर ख़त्म करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद का जितना उनका समय है वो उनके परिवार के लिए है। अब मैं इसी समय में से समय चुरा के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दिन के इस काम को दे देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि एक आदमी अपना हर दिन का 4 घंटे इस काम में लगा रहा है, और उस पर कोई शिकायत नहीं की जा रही है, और बहुत अच्छी क्रिटिक्स की तरह वो काम करती हैं। तो जब भी मेरे नए शोज़ होते हैं, बल्कि मेरी बेटी जो है वो अब इतनी समझदार हो गई है कि वो शो देखने आती है, और उसके बाद उसका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। क्या बात है। क्योंकि आजकल के बच्चे वो छोटी सी उम्र से जो संस्कार आपको मिले आपके पिताजी से, दादाजी से, वो आप कैरी ऑन कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बेटी के साथ, ये बड़ी बात है। क्योंकि
भारतीय संस्कृति और कला को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है कि पारिवारिक माहौल वैसा होना चाहिए जिसमें साहित्य की समझ हो, कला की समझ हो और संस्कृति को एक धरोहर के रूप में आगे बढ़ाने की एक क्षमता हो। ये बहुत ज़्यादा मायने रखती। हम आम तौर पे हम नॉर्मल घरों में देखते हैं कि कोई अगर लीग से हट के कोई काम करना चाहे तो बड़े बुजुर्ग पहले मना करते कि मेरा अनुभव ऐसा है, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप देखिए जो लोग सफल हुए उनके पीछे में उनके पेरेंट्स का कितना बड़ा हाथ है। अभी परसों जो मैच इंडिया ने जीता अभी पाकिस्तान के साथ, हार्दिक पांड्या ने अपने बात के स्पीच में बोला, उसकी आंखों में आंसू थे कि ये मैच की इनिंग वो अपने पिताजी को डेडिकेट करना चाहता है जो अब नहीं है। तो ये है कि उसके पिताजी ने उसे इस लायक बनाया कि वो आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहा है और उनका नाम कर रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है कि आपका परिवार जो आपको सपोर्ट मिला, वो पापा भी फख्र करते होंगे और दादाजी ऊपर जहाँ भी हैं वो आपको आशीर्वाद उनका मिल रहा है और यही वजह है आपकी सफलता का कि आप इस क्षेत्र में भी सफल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। और संस्कार धानी का नाम तो यूं ही रोशन हो रहा है कि हमारे यहाँ से जबलपुर से संस्कार धानी के अनेकानेक कलाकार जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़े काम कर रहे हैं, बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत बात है। अंतिम में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपके यंगस्टर जो आपसे छोटे हैं या फिर उनको ये बताइए कि थिएटर में जाने से जो फिल्मों में ट्राई करना चाहते हैं डायरेक्ट, उन्हें क्या मतलब ग्रामर के तरह अंग्रेजी में अगर सीखना तो ग्रामर सीखना, वैसे थिएटर में उनकी पहली मंजिल है, पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, तो उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए यंगस्टर को जो लोग थिएटर में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में अपनी रुचि रखते हैं? तो दो बातें हैं इसमें। पहली तो ये कि थिएटर को बहुत सारे लोग एक ऑब्वियस प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं, एक पहली सीढ़ी की तरह, जबकि ये अपने आप में पूरा एक काम है, कारोबार है। तो ज़रूरी नहीं है कि थिएटर, और दूसरा ये कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि थिएटर से होके ही वो रास्ता जाए। बहुत सारे बहुत सफल कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने थिएटर का स्वाद ही नहीं चखा, जो डायरेक्ट फिल्म या टीवी करते हैं। और तीनों माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन हाँ एक बेसिक जो क्राफ्ट्समैनशिप है या जो बेसिक निटिग्रिटीज़ हैं जो आप यहाँ सीखते हैं, वो ज़रूर आप उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। मसलन जो आपका स्क्रीन या जो हम फ्रेम बोलते हैं उसमें जो आपका प्रेजेंस है, तो बहुत बेसिक, अगर बिल्कुल ही यंगस्टर्स से हम बात कर रहे हैं और अगर सुनने वाले वो लोग हैं, तो ये है कि हमें कई बार बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं और हम बहुत बारीक गलतियां करते जाते हैं। अभी फिल्म और टीवी में ये होता है कि वहाँ कोई आपको सुधारने या समझाने वाला नहीं है। अगर आप उनके काम के हो तो ठीक है, नहीं हो तो देन यू आर आउट। यहाँ पे आपको सुधारा जाएगा। तो ये होता है कि अगर आप खड़े नहीं हैं ठीक से, पोस्चर पे काम करने की ज़रूरत होती है कि आपको दोनों पैर पे तन के खड़े होना है या एक पैर पे झुक के खड़े हैं तो उसका क्या मतलब है, अपने हाथों के साथ क्या किया जाए, लोगों को समझ में नहीं आता है, अच्छे अच्छे एक्टर्स को। क्योंकि ये यूज़ किया जाए हाथों का तब तो ये आपके एडवांटेज के लिए चलते हैं। नहीं तो इसको आपने सामने ऑडियंस है, आपसे बात करते हुए अगर यूँ कर दिया तो मैंने अपना फेस ही कवर कर लिया। तो वो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, डिक्शन बहुत अच्छा हो, इसके लिए ज़रूरी है एक बार फिर से कि आप अच्छे लेखकों की कहानियाँ करें। तो मैं हिंदी और उर्दू में फुल लेंथ प्लेस करता हूँ, और हिंदी और उर्दू इस वजह से खालिस उर्दू और शुद्ध हिंदी दोनों, हालांकि जबलपुर की भाषा वैसे ही बहुत साफ है, लेकिन कुछ जो छोटी मोटी कमियां थी या जाने अनजाने अगर मैं कभी फिर बोल जाता था तो वहाँ जाके मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई फिर होता है, फिर नहीं होता है, या ऐसे जो बहुत बारीक यहाँ जबलपुर में बहुत प्रोनाउंसिएशन का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो पब्लिक तक बिल्कुल सही शुद्ध पहुँच रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत बोलचाल आम, और क्या है आपके साथ वाले अगर सभी गलती कर रहे हैं तो आप वो गलती पकड़ भी नहीं सकते। सही है। जैसे यहाँ आप देखेंगे ज़्यादातर बोलचाल में लोग कहते हैं लेना देना, अरे हमें क्या लेना देना, वो लेना देना थोड़ा बुंदेली की तरफ का है, उसको शुद्ध किया जाए तो लेना देना है। बिल्कुल सही है। गेंद कहाँ गई, गेंद जे पड़ी है, जे, तो वो आपको लगेगा ही नहीं जब तक यहाँ पे ही हो कि ये गलत है, वो ये है और जे नहीं है। तो इस तरह की जो बारीकियां हैं ये बिल्कुल थिएटर में जाके इसको दुरुस्त किया जा सकता है, और साधना है इसको साधना की तरह करो और उसका मज़ा लेके करो तो ये ज़रूर फल देगी।
तो चलिए दोस्तों, मैंने आज बातचीत की एक खास कलाकार से जो बॉम्बे से भी जबलपुर आए हैं, हालांकि रहने वाले जबलपुर के हैं, युक्तार्थ श्रीवास्तव, जिनसे हम अभी चर्चा कर रहे थे थिएटर के बारे में। इनके बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी, कैसे ये जबलपुर से बॉम्बे पहुँचे और थिएटर में अपना इतना नाम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, मां नर्मदा से प्रार्थना है कि युक्तार्थ अपने जीवन में बहुत बड़े कलाकार बने। इन्हें थिएटर के साथ साथ हम लोग आने वाले दिनों में फिल्मों में भी देखें, ऐसी मेरी भी इच्छा है, कामना है। और यूँ ही इसके साथ मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ, एक बहुत ही प्यारे से इस इंटरव्यू के लिए, टाइम देने के लिए, इस बातचीत के लिए, कि हम बहुत कुछ जान पाए थिएटर के बारे में। थैंक यू सो मच। अगले हमारी पेशकश के लिए आप सब तैयार रहिएगा। जल्दी मैं कुछ और कलाकारों को आप सबसे मिलवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको देखने वाले सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और आप सभी को दिवाली और नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच युक्तार्थ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी शुभ